वेलकम टू ज्ञान ज्योति जीएस एकेडमी। तो अब पहले की वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया गया, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और फाइनली जीएस की बात हुई। तो जीएस के भी सेक्शन में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो दो टॉपिक होगा। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक्स, मतलब इतिहास और अर्थशास्त्र। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम पढ़ते किस लिए हैं और इसका हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपकी जो ये जॉब है उसका जो नेचर है उसमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की भी काफ़ी, ठीक है, गुंजाइश है। चलिए, तो समझते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है या इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास का, जैसे देखिए नाम में ही लिखा हुआ है हिज स्टोरी। हिज का मतलब द मैन, इंसान, मानव, और स्टोरी मतलब मानव की कहानी। मतलब इतिहास किसको कहते हैं? तो मानव की कहानी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है। अब जहां से मानव की कहानी शुरू होती है, जहां से मानव इतिहास शुरू होता है, सिर्फ उतने ही समय काल को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ताकि हम समझ सके कि किस तरीके से मानव की समस्याएं पिछले लाखों सालों में समान रही हैं और अपनी हर समस्याओं का निदान मानव ने किस तरीके से किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आने वाले समय में मानव की जो समस्याएं आती हैं उसके सामने, उसको वो किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। मानव समाज का हर मानव समाज की हर दुविधा का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन हुआ है, या उसके जो समस्याएं हैं उनका अगर हम देखें तो सबसे जो सटीक उपाय हुआ है वो सामाजिक, राजनैतिक और अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि मानव इतिहास की शुरुआत कहां से होती है। तो 2 लाख, ठीक है, बीसी। अब देखिए, बीसी और एडी तो आपको समझ में आएगा, क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से, चूंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट होता है, तो इनके जन्म के पहले बीसी और इनके जन्म के बाद एडी, यानी ईसा पूर्व और ईसवी, ये दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं आज से 2.5 लाख साल पहले, मतलब ईसा पूर्व में चल रहे हैं, इसीलिए बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ से मानव इतिहास की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि वातावरण कैसा होता है। तो बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ मानवों के सोचने, समझने, कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की क्षमता बहुत कम है। लिपि तो बहुत दूर की चीज़ है, लिखना पढ़ना तो अभी आता ही नहीं, अभी बोलना ही सीख रहे हैं मानव। आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन ही ने मानव को बाकी जानवरों से अलग किया, सामाजिक बनाया। आज ये इतने सामाजिक और इतने ताकतवर हो गए हैं कि बाकी दुनिया के हर जानवर को अपने कंट्रोल में ले आए। इन्होंने हर चीज़ का उपयोग ढंग से करना सीखा, विज्ञान का आविष्कार किया और विज्ञान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। और यही है मानव उत्थान की कहानी, जिसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है। लेकिन इनकी समस्याएं हमेशा से वही रही हैं जो आज से लाख साल पहले थी। वही सामाजिक समस्या हमारी आज भी है। तो मानव समाज के इतिहास ने अगर आप देखें तो इन्होंने एक बिल्कुल जो जो कह सकते हैं कि एक बंजारे के जैसे रहनेवा से शुरू किया था, फिर सामाजिक बनते 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 नगरों का निर्माण किया, और फिर नगरों से फिर और बड़े देशों का निर्माण किया। अब विश्व में, पूरी दुनिया में हर जगह मानवों का अपना निर्वास स्थान है, वहाँ वो रहते हैं। अब समस्या ये है कि कई देश बने हुए हैं, कई धर्म बने हुए हैं, और अब इनमें एक समन्वय बैठाना
किस तरीके से हम अपनी नीतियां बनाएं ताकि जो हमारे आपस के विवाद हैं उनका निवारण हो सके, इसका एक सटीक जवाब हमें हिस्ट्री के या इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होता है। चलिए, तो हम यहाँ समझेंगे इतिहास को 3 खंड में बांट सकते हैं या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मीडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा था। एंशिएंट हिस्ट्री के कई पहलू हैं, अगर हम इनको पहले जाएं, ठीक है, तो यहीं पे आपका बीसी की बातें सारी यहीं होती है और एडी की बातें, जहां हम समझते हैं कि किस तरह से मानव ने अपने आप को जंगलों से शहरों और शहरों से लेकर राज्यों तक में चारों तरफ विकसित किया, अपने जीवन यापन के हर साधन का, ठीक है, की व्यवस्था की। महिला और पुरुष इस एज में इक्वालिटी के बेस पे रहते थे, समाज में हर तरह की समस्याओं का निवारण मिल के करते थे। यही हम पढ़ेंगे विश्व की पहली सभ्यता जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है। पूरी दुनिया में 5 प्रमुख सभ्यताएं थी जिसमें हड़प्पा भी एक था, ठीक है। उसके बाद चाइना की सभ्यता थी, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसके बाद आपके साउथ अमेरिका की सभ्यता थी। तो ये सारी सभ्यताएं ऑलमोस्ट एक समय पे स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से मनुष्यों ने विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने आप को एक हाईली एडवांस ह्यूमन स्टैब्लिश्ड कर लिया था, नगरों का विकास कर लिया था। आज भी उस समय के बने कई मॉन्यूमेंट्स विश्व के आश्चर्यजनक, ठीक है, निर्माणों में से एक होते हैं। इनको यूनेस्को की रिकग्निशन प्राप्त है। इसके बाद हमारा दूसरा फेज आता है मिडिवल एज। मिडिवल एज में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे भारत में इस्लाम का यहाँ पे आगमन होता है और इस्लाम ने भारत की बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बाद किस तरीके से मुगल काल यहाँ पर दिखता है। जैसे जैसे इन सब समाजों का बदलाव आता है वैसे वैसे ही देखते हैं कि भारत आर्थिक दृष्टि से एक बहुत संपन्न देश बनता है। हालांकि संपन्न देश भारत एंशिएंट हिस्ट्री में या कह सकते हैं प्राचीन इतिहास में भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर कई और नए विकल्प आने शुरू हो गए थे। इन समय पे पूरी दुनिया में भारत शिक्षा का केंद्र था, जैसे तक्षशिला जो आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में था, ठीक है। अब सोचिए कि जिस समय दुनिया विश्वविद्यालय का मतलब भी नहीं समझती थी, स्कूलों का मतलब नहीं समझती थी, अध्ययन का मतलब नहीं समझती थी, उस समय भारत में एक प्रख्यात विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर बाद में इसके ध्वस्त होने के बाद नए विश्वविद्यालय बिहार में बने और बिहार अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, खास करके चाइना, जापान, कोरिया। और यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती थी, बिना किसी पैसे के पढ़ाई होती थी, ठीक है। और इन विश्वविद्यालयों का संचालन वहीं के रहने वाले निवासी किया करते थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, आज भी हम विश्वविद्यालय चलाते हैं, लेकिन हमारे लिए इन विश्वविद्यालयों को फंड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए उस समय के विद्यालय व्यवस्था कैसी थी कि बिना पैसा लिए विद्यार्थियों से उन्हें मुफ्त की शिक्षा दी जाती थी और उस शिक्षा का जो यूज़ था, इस्तेमाल था, यहीं के लोगों के भलाई के लिए किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारा वो पुराना मॉडल कहीं ज़्यादा बेहतरीन था अभी प्रेजेंट मॉडल से। तो हमें इतिहास में जाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी थी। तो इसीलिए हमारा एंशिएंट और मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के समय काल की बातें हैं। तीसरा है मॉडर्न। अब यहाँ पे चूँकि भारत एक बहुत अमीर देश था, तो इससे व्यापार करने को पूरा विश्व लालायित था। उसी में से कुछ यूरोपियंस भी थे जिन्होंने भारत तक का समुद्री रास्ता ढूंढा, और जब उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया तो फिर व्यापार करने लगे। उन्होंने देखा कि भारत के लोग बड़े सीधे साधे हैं, तो उसका उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया और धीरे 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 पूरे देश पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मॉडर्न इतिहास या हम आधुनिक काल के इतिहास में यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमें डिवाइड किया, बांट दिया, और उसके बाद 200 सालों तक पूरे देश का दोहन किया, आर्थिक दोहन किया, सामाजिक दोहन किया। और इस तरीके से भारत मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एक
गरीबों का देश बन जाता है, या फिर कह सकते हैं सबसे गरीब देश बन जाता है। ये सारी जो एनालिसिस है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमें इतिहास के पढ़ने से निकल के आता है कि भारत का एक स्वर्णिम इतिहास, कैसे भारत धीरे धीरे एक गरीब देश बन के उभरता है। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? तो फिर से इस गरीब हुए देश को कहाँ ले जाना? एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल पक्ष में ले जाना। जैसे कहते हैं कि 45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट ली गई भारतीयों से सिर्फ 200 सालों में। अंग्रेजों ने लूटी, पूरा यूरोप इसी से अमीर हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका के भी अमीरी में भारत के, ठीक है, खून की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो यहाँ से जो कुछ भी गया उसने यूरोप को और अमेरिका को एक बहुत अमीर देश बना दिया। आज उनके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज उनके पास सारे रिसर्च है, आज उनके पास सारे स्टूडेंट जाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाते जाते पूरी स्थिति बदल गई है। जो लोग पहले भारत आते थे, अब पूरी दुनिया इनके देशों में जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और हम हिस्ट्री से क्या सीखते हैं? तो ये सारी बातें हम समझेंगे इन डेप्थ में और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ताकि आने वाले समय में हम ये गलतियाँ ना कर पाए। इतिहास के बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम इसी बात को समझते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के बाद हम एक गरीब देश हुए और हमने बहुत सारी नीतियाँ बनाई, और हमारी सारी नीतियाँ उसी गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए थी। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंटेंट होता है वो होता है कि जैसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि आपकी अभी देश की उत्पादन क्षमता क्या है। अगर कम है तो लोग गरीब होंगे, ज़्यादा है तो लोग अमीर होंगे। तो हमारी अभी कम है और इसी को बढ़ाने की बात होती है। और क्योंकि अगर हमने इसको बढ़ाया तो क्या हो जाएगी? पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और पॉवर्टी खत्म होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यानी कि रोजगार चाहिए। तो कैसे हम इसे बढ़ाएंगे, यही चीज़ें हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अब इनमें कई तरह के संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आरबीआई कैसे काम करता है, गवर्नमेंट ये कैसे काम करती है और ये उस रास्ते में क्या क्या करती है। जैसे आरबीआई की बनाई पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। और उसी तरीके से सरकार की बनाई पॉलिसी को यानी नीति को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी, अर्थात राजस्व नीति। तो हम फिस्कल पॉलिसी जो सरकार बनाए, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए, इन दोनों का भी उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जाए, गरीबी खत्म की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ठीक है, दिए जाए। कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ हम पढ़ते हैं टैक्स सिस्टम को, अर्थात कर व्यवस्था, ठीक है, कि कैसे टैक्स काम करता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, किससे लेना है, किसको देना है। जैसे कहते हैं ना, गरीबों को देना है यानी पुअर्स को देना है, लेना किससे है? तो रिच से लेना है, ठीक है। आपको पता ही होगा इंडिया में बहुत सारे बिलियनर हैं, जापान से ज़्यादा बिलियनर इंडिया में हैं और आज से नहीं कई सालों से हैं। तो हम उनको किस तरीके से टैक्स करें? क्योंकि अगर आप किसी से टैक्स मांगेंगे तो देगा नहीं। तो किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, किस तरीके से इसका कलेक्शन किया जाए और किस तरीके से नीतिगत इनका खर्चा किया जाए, ठीक है, ताकि समाज में समानता आए और गरीबी खत्म हो, ठीक है। यही है अर्थशास्त्र पढ़ने का मुख्य उद्देश्य। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का भी साथ यहाँ आ जाता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ठीक है। ये हमारी स्थिति पूरी दुनिया के साथ बताता है कि भारत पूरी दुनिया के साथ किस तरीके से चल रहा है। क्या भारत का उत्पादन या जितने भी उत्पाद भारत बनाता है वो विश्व पटल पर कितना सस्ता और बढ़िया है, या फिर विश्व की बनाई चीज़ें भारत के सामने काफ़ी सस्ती हैं। क्योंकि हर जो जिसे रोजगार मिला है वो कुछ ना कुछ तो बनाता है। अब बनाई गई चीज़ दुनिया में दुनिया के गुणवत्ता के अनुसार है या नहीं, क्या उसकी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड लेवल के क्वालिटी के बराबर है कि नहीं, या उससे चीप क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की नहीं। क्योंकि अगर अच्छा होगा तो ही कर देंगे। जैसे भारत का सॉफ्टवेयर,
पूरी दुनिया खरीदता है क्योंकि ये सस्ता भी है और बढ़िया भी है। उसी तरीके से भारत की कई बनाई गई चीज़ पूरे विश्व में निर्यात होती है। लोग इसको इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास बाकी की जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम भुगतान संतुलन में समझते हैं कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि इसी भुगतान संतुलन से हमें पता चलता है हमारे मुद्रा की स्थिति। हमारा मुद्रा सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है, 80 रुपए का है, 70 रुपए का है, ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है इन सब पॉलिसी से और हमारी उत्पादन क्षमता से। ठीक है, उसके बाद कृषि की चर्चा करेंगे हम, यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आप सब जानते होंगे कि भारत या बिहार दोनों ही पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर हैं। 50% से ज़्यादा लोग कृषि से अपना जीवन यापन ढूंढते हैं, जबकि बाकी देशों की स्थिति देखें, जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। हमारे यहाँ 50% लोग से ज़्यादा इस पर निर्भर हैं और पूरी दुनिया में 1 से 2% लोग, क्योंकि कृषि में आय कम सृजित होती है और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ निर्भर हैं। वजह क्या है? क्योंकि कृषि के बाहर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पहुँचने के लिए लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी जा सकते हैं, अन्यथा आपको अपनी जॉब है वो कहाँ ढूंढनी पड़ेगी? कृषि क्षेत्र में। तो ये सारी हमारी जो आर्थिक विषमताएं हैं, हमारी समस्या है, उन सब का एक एक करके हम समाधान भी ढूंढेंगे, समस्या क्यों है ये भी देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से भारत को वही ऐतिहासिक दर्जा जो आज से कई सौ साल पहले प्राप्त था उसे फिर से दिलाएं। तो ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने का यही पर्पस होता है। आपको इससे इस सब्जेक्ट में काफ़ी रुचि होगी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट को काफ़ी अनइंटरेस्टिंग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो एक इंटरकनेक्टेड, यानी कि एक दूसरे के साथ काफ़ी मिले हुए सब्जेक्ट होंगे, और हर प्रेजेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इन दो सब्जेक्ट में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मस्ट क्वेश्चन के थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू। धन्यवाद।